समांतर श्रेणी के प्रश्न कर रहे हैं। आज हम देखेंगे समांतर श्रेणी के दो पदों में संबंध के सवाल। मतलब दो समांतर श्रेणी दी रहेगी, उसमें दो पद दिए रहेंगे, दो यनवा पद दिए रहेंगे, वैसे सवाल करेंगे। मतलब दो समांतर श्रेणी रहेगी, यनवा पद अभी तक एक रहते थे। यनवा पद कितने रहते थे? एक। अब यनवा पद कितने रहेंगे? दो रहेंगे। एक श्रेणी एक यनवा पद, दो श्रेणी दो यनवा पद। तो अब जो भी सवाल रहेंगे उसमें एक अलग श्रेणी रहेगी समांतर श्रेणी, दूसरी समांतर श्रेणी अलग रहेगी, दोनों में यनवा पद अलग अलग रहेंगे और निकलवाने को कुछ भी निकलवा सकता है। ठीक है, प्रश्न देखें तो समझ में आएगा। ठीक है, जैसे देखिए चौथा उदाहरण है, किसी समांतर श्रेणी का सातवां पद -1 है। सातवां पद कितना है? -1। और 16वां पद 17 है, तो उसका व्यापक पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, सातवां पद है -1 और 16वां पद है 17, तो उसका व्यापक पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, यही सवाल है। देखिए समांतर श्रेणी हमारी है, उसका सातवां पद कितना है? -1 और 16वां पद जो है वो है 17। तो हमसे कह रहा है व्यापक पद बताइए, उसका व्यापक पद क्या होगा। ठीक है, चलिए तो देखिए प्रश्न ये है कि सातवां पद -1 है, कोई समांतर श्रेणी है, कोई समांतर श्रेणी है, उसका सातवां पद -1 और 16वां पद 17 है, तो व्यापक पद बताइए। व्यापक पद मतलब an वाला जो सूत्र है, क्या a + n-1 d, इसी को कहते हैं ना व्यापक पद। ये जो व्यापक पद यही ना है, व्यापक पद वाला सूत्र यही है, an = a + n-1 d। तो ये सवाल कैसे हम पहचानेंगे कि ये कौन सा सवाल है? इसमें दो श्रेणी है कि नहीं? एक श्रेणी है उसका सातवां पद दिया है और दूसरी श्रेणी है उसका 16वां पद दिया है। तो दो श्रेणियां हैं और दोनों के यनवा पद हैं। तो हमें पूछ रहा है व्यापक पद बताइए, या हमसे पूछ देता इसी में प्रथम पद बताइए। कई सवाल बन सकते थे। प्रथम पद क्या है, इसमें हमसे पूछ सकता था सार्व अंतर क्या है, या पूछ देता कि 20वां पद बताइए, 20वां पद क्या होगा। कई सवाल बन जाएंगे। देखिए ये पहला सवाल, दूसरा सवाल, तीसरा सवाल और चौथा सवाल, ये सब एक दूसरे से जुड़े हैं। हमसे एक व्यापक पद भी पूछ सकता है, प्रथम पद भी पूछ सकता है, सार्व अंतर भी पूछ सकता है, 20वां पद, 25वां पद, इस तरह से कुछ भी पूछेगा। ठीक है, तो मान लिए कि हम एक श्रेणी है, उस श्रेणी में प्रथम पद हमने क्या मान लिया? a। प्रथम पद क्या मान लिए? a। सार्वअंतर क्या मान लिए? d। ये a क्या है? प्रथम पद, और सार्वअंतर क्या मान लिए? d। और पदों की संख्या कितना मान लिए? पदों की संख्या क्या मान लिए? n। अरे भाई सूत्र में जो है उसको मानेंगे ना, और तो कुछ दिया नहीं है। प्रथम पद, पदों की संख्या और सार्वअंतर, ये तीनों मानेंगे तभी तो सूत्र लिखेंगे। तो यहां से चलिए लिखा जाए, सातवां पद -1 है, यहां से क्या पता चला? सातवां पद -1 है, यहां से क्या पता चला? an = a + n-1 d। an मतलब कौन सा पद? सातवां पद। सातवां पद कितना दिया है? -1। प्रथम पद क्या है?
ए। पदों की संख्या पता है? नहीं पता है। तो नहीं, पदों की संख्या कितना है? 7वां। 7 माइनस 1 डी, यानी -1 बराबर ए प्लस 6d। ये एक समीकरण बन गया। ठीक है, ये 7वां पद -1 दिया है, इसका मतलब क्या हुआ? an बराबर a प्लस n माइनस 1d से an का मतलब 7वां पद की वैल्यू है -1, प्रथम पद a, n मतलब क्या है? 7वां पद, 7 -1 d हो गया सार्वंतर। यहां से एक समीकरण मिला। अब दूसरा दिया है 16वां पद 17 है, इसका क्या मतलब हुआ? 16वां पद 17 है, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि an बराबर फिर वही सूत्र a प्लस n माइनस 1 d। अब n की जगह क्या रखेंगे? 16। 16 का मतलब 16वां पद का मान क्या है? 17, यानी an यही तो अंतिम पद है, यही तो nवां पद है, इसका मान दिया है 17। प्रथम पद हो गया a और n की जगह क्या है? 16 माइनस 1 d। क्या है? ठीक है, n बराबर a प्लस n माइनस 1 d। ये 16वां पद की वैल्यू क्या है? 17। तो 17 बराबर a प्लस n माइनस 1, n की वैल्यू है 16 माइनस 1 d। तो यहां से 17 बराबर a प्लस 15d। यहां से ये दूसरा समीकरण मिला। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्या किए? हमें ऐसी समांतर श्रेणी का सवाल करना है जिसमें 2 ठो यनवा पद दिया रहेगा, 2 यनवा पद दिया रहेगा या समांतर श्रेणी के 2 पदों में संबंध होगा, वो वाले सवाल होंगे। जैसे 7वां पद किसी समांतर श्रेणी का 7वां पद -1 और 16वां पद 17 है, तो उसका व्यापक पद निकालिए। चाहे प्रथम पद के पूछे निकालने को, या सार्वंतर पूछे, या 20वां पद, 25वां पद, इस तरह से कुछ भी पूछे। तो इसमें 4 सवाल हैं टोटल। तो 7वां पद -1, तो हमने प्रथम पद a मान लिया, सार्वंतर d मान लिया, अब पदों की संख्या n मान लिया जो सवाल में आ रहा है। an है nवां पद, a है प्रथम पद, n है पदों की संख्या, d है सार्वंतर। तो 7वां पद का मान है -1, यानी nवां पद है -1। a प्लस n की वैल्यू कितना है? 7। 7वां पद है तो n की वैल्यू 7 हो गई। 7 माइनस 1, यानी -1 बराबर a प्लस 6d। ये पहला समीकरण आ गया। an बराबर a प्लस n माइनस 1d, यानी 17 बराबर a प्लस 16 में से 1 गया 15d, a प्लस 15d। ये 2 समीकरण हमें मिले। अब इन दोनों को सॉल्व करने की जरूरत है। ये दोनों को हल कैसे किया जाएगा? अब देखिए, समीकरण को हल करना हम लोग पढ़ चुके हैं। समीकरण कैसे हल होते हैं? x और y वाला समीकरण हम लोग एक चर राशि का जो रैखिक समीकरण था उसमें हम लोग हल किए हैं। क्या था? -1 बराबर a प्लस 6d, ये पहला समीकरण था। और 17 बराबर a प्लस 16 में से 1 गया 15d, यही था ना? ये -1 a प्लस 7 माइनस 1 यानी 6d, और 16 में 17 a प्लस 16 माइनस 1 15d। अब इसको सॉल्व करना है। इसको हल करने के लिए अगर पहले समीकरण में से दूसरा समीकरण घटा दें, अगर पहले समीकरण में से दूसरा घटा दे तो ये चिन्ह बदल जाता है। नीचे का जो चिन्ह होता है, जब ऊपर वाले में से नीचे वाले को घटाएंगे, एक चर राशि का रैखिक समीकरण में हम लोग इस तरह का समीकरण हल करना सीखे हैं। जैसे 2x प्लस 3y बराबर 5 और 6x प्लस 7y बराबर 9, इस तरह का समीकरण हल करना। चाहे x का गुणांक बराबर करें, चाहे y का गुणांक बराबर करके हल करना हम लोग सीखे हैं। तो इसमें वो भी करने की जरूरत नहीं है, इसमें अपने आप a और a बराबर हैं,
घटा दे, हमारा काम बन जाएगा। तो घटा देंगे तो ये नीचे का चिन्ह समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटा देंगे। क्या करेंगे? समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटा देंगे। तो घटाने पर नीचे के जो चिन्ह हैं वो बदल जाएंगे। ये 17 ऋण हो जाएगा, ये भी ऋण हो जाएगा और ये भी ऋण हो जाएगा। तो देखिए a प्लस है और a ऋण है, दोनों को घटा देंगे तो ये कट जाएंगे, ये दोनों क्या होंगे? कट जाएंगे। तो 17 और 1 क्या हो गया? 17 और 1 17 1 और ऋण 17, 1 और ऋण 17 जोड़ेंगे होगा -18 बराबर 6 और 15। देखिए -1 और -17 जोड़ेंगे होगा -18 और यहाँ पर 6 धन है, ऋण 15 है, तो जोड़ेंगे तो ऋण 9 होगा। अधिकता में से कम का घटा देंगे और चिन्ह लगेगा ऋण का। 15 में से 6 गया 9, ऋण 9, यानी यहाँ पर ऋण 9 डी आ गया। तो डी का मान क्या होगा? डी बराबर ऋण 18 बटे ऋण 9। अब ऊपर ऋण और नीचे ऋण, तो ऋण भागे ऋण बराबर क्या होता है? धन। ऋण में ऋण का भाग देंगे तो होगा धन, तो ये हो गया धन और 9 दूनी 18, यानी डी का मान आ गया 2। डी का मान कितना आ गया? 2। एक आंसर हमारा आ गया, सार्वंतर कितना आ गया? 2। एक उत्तर हमारा निकल गया। अब दूसरा उत्तर कैसे निकलेगा? समीकरण 1 में इस मान को रख दें। एक जैसे डी का मान रख देंगे तो ए का मान अपने आप निकल जाएगा। तो क्या करें? समीकरण 1 में डी का मान रखने पर क्या करेंगे? -1 बराबर a प्लस 6, डी की जगह क्या रखेंगे? 6d है, देखिए ये है, तो -1 a प्लस 6, डी की जगह क्या रखेंगे? 2, तो -1 बराबर a प्लस 6 दूनी 12, यानी a बराबर -1, अब 12 इधर आएगा पक्षांतर करके -12, -1 -12 यानी a की वैल्यू क्या आएगी? 13। a की वैल्यू क्या आएगी? 13। तो हमारा प्रथम पद भी क्या आ गया? 13। दूसरा आंसर आ गया। देखिए a की वैल्यू क्या हो गया? -1 -12 क्या हो गया? -13। यहाँ -13 रहेगा ना। तो दो उत्तर हमारे आ गए। कौन कौन? प्रथम पद की वैल्यू आ गई -13 और सार्वंतर की वैल्यू आ गई 2। ठीक है, तो ये कैसे हुआ? 7वां पद का मान -1 है, 16वां पद का मान 17 है। तो प्रथम पद अगर हम a मान ले, सार्वंतर d मान ले, पदों की संख्या n मान ले, तो सूत्र जब लगाते हैं an बराबर a प्लस n माइनस 1d, तो इसमें जब 7वां पद बराबर -1 रखते हैं तो एक समीकरण मिलता है, -1 बराबर a प्लस 6d। 16वां पद वाले में सब सूत्र रखते हैं तो ये दूसरा समीकरण मिलता है, -17 बराबर a प्लस 15d। इन दोनों समीकरण को हल करना हम जानते हैं। तो इस समीकरण को हल किए तो d का मान आ गया 2, यानी हमारा सार्वंतर क्या आ गया? 2। फिर इस d का मान किसी भी समीकरण में रख दिए तो उससे क्या आ गया? a का मान -13, यानी a का मान आ गया -13। हमारा 2 काम हो गए। ठीक है, अब देखिए, अब अगर हमसे कहे जो पहला सवाल है, पहला क्या पूछ रहा है? व्यापक पद बताइए। तो अगर हम व्यापक पद लिखेंगे, व्यापक पद, तो an बराबर a प्लस n माइनस 1d। व्यापक पद क्या होगा? an की जगह an रहेंगे, a की जगह क्या रखेंगे? -13। ये नहीं हुआ? ये हो गया a, ये हो गया t। -13
प्लस n माइनस 1, डी की जगह क्या रखेंगे 2, यानी an बराबर -13 प्लस n 2 का गुणा करें 2n माइनस 2, यानी an बराबर 2n और -13 -2 को जोड़ देंगे -15, यानी उसका व्यापक पद क्या हो गया 2n माइनस 15, क्या हो गया 2n माइनस 15। ठीक है, तो ये व्यापक पद क्या हो गया an बराबर 2n माइनस 15। तो ये तीसरा भी हमने निकाल लिया, पहला निकाल लिया, दूसरा निकाल लिया, तीसरा निकाल लिया। ठीक है, व्यापक पद के लिए an बराबर a प्लस n माइनस 1d, यानी व्यापक पद की वैल्यू 2n माइनस 15 आ गई। अभी एक चीज हमसे पूछ रहा है, क्या 20वां पद, 20वां पद पूछे, 25वां पद पूछे, तो मान लीजिए हम 20वां पद निकाल रहे हैं, तो क्या सूत्र लगाएंगे an बराबर a प्लस n माइनस 1d। 20वां पद निकालना है, यानी a20 इन्हें निकालना है। प्रथम पद क्या है -13 प्लस n की वैल्यू क्या है, देखिए a की वैल्यू क्या है -13, d की वैल्यू क्या है 2, n की वैल्यू क्या है 20, an की वैल्यू हमें निकालना है, यही ना कहा है। तो a प्लस 20 माइनस 1, d की वैल्यू क्या है 2, तो -13 प्लस 19 गुणे 2, 19 दूनी 38, यानी an बराबर 38 में से 13 गया, हमको लग रहा है 25। तो 20वां पद क्या होगा, क्या है 25, यही हमारा क्या हो गया आंसर। तो इस तरह के जितने भी सवाल रहेंगे दो पदों के संबंध वाले, उसमें दो पदों को दिया रहेगा, दो ठो जन्मा पद दिया रहेगा, और उसमें हम प्रथम पद निकाल लेंगे, सार्वंतर निकाल लेंगे, तो 20वां पद 25वां पद जो भी निकालना रहेगा वो निकाल लेंगे, या व्यापक पद निकालना रहेगा तो व्यापक पद निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए अगला एक सवाल है, क्या यदि किसी समांतर श्रेणी का 11वां पद 80 है और 16वां पद 110 है, 11वां पद क्या है 80 और 16वां पद क्या है 110, तो 31वां पद ज्ञात कीजिए। वही सवाल है, सेम वही चीज है। 11वां पद दिया है 80 और 16वां पद दिया है 110, तो 31वां पद ज्ञात कीजिए। इसमें एक चीज केवल निकलवा रहा है, हमने वहां पर 4 चीजें निकाली थी। ठीक है, तो an बराबर a प्लस n माइनस 1d से an की वैल्यू इसके लिए लगाएंगे तो क्या होगा 80 बराबर a प्लस 11 में से 1 घटा दिए d, यानी 80 बराबर a प्लस 10d। ये पहला समीकरण निकल गया, निकल जाएगा। यहां से 110 बराबर 16वां पद, यानी a प्लस 16 माइनस 1d, 110 बराबर a प्लस 15d, ये हो गया दूसरा समीकरण। ठीक है, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा a का मान और d का मान, और फिर an 31वां का मान निकालना है। तो क्या करेंगे, an बराबर a का मान जो आएगा वो यहां से जो आया उसको रख देंगे, यहां से जो d का मान आएगा उसको रख देंगे, 31 माइनस 1d इसको रख देंगे, a का मान निकाल ही लेंगे, d का मान निकाल ही लेंगे, फिर रख देंगे, वही हमारा क्या आ जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए